चलिए भाई बताएं, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? एनालॉजी। आवाज आ रही है भाई? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम इस्लाम इस्लाम। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? एनालॉजी, एनालोगस ऑर्गन्स। बताएं भाई, होम एक रिवीजन दें। होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस है? होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम होते हैं बट फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, एंड एनालॉगस में फंक्शन सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। गुड। एनालोगस ऑर्गन्स और होमोलोगस ऑर्गन्स किस टाइप का एवोल्यूशन सपोर्ट करते हैं? एनालोगस ऑर्गन्स और होमोलोगस ऑर्गन्स किस टाइप का एवोल्यूशन सपोर्ट करते हैं? होमोलोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनालॉगस डाइवर्जेंट। होमोलोगस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सपोर्ट करते हैं और एनालोगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर भी? आगे भी सब लोग आगे क्लास। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? एविडेंसेस की। कौन से एविडेंसेस? मॉर्फोलॉजिकल और अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? हम किस टॉपिक की बात कर रहे थे? एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। पहले हमने क्या पढ़ा था? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब जो क्या हो? फॉसिल बेस्ड हो। ठीक है, फॉसिल्स के जो एविडेंसेस हैं वो क्या है? हमारे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। और पैलेंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, बताया था मैंने। सो पहली चीज हमने पढ़ ली थी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। जो सेकंड टॉपिक था हमारा वो क्या था? एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक, और वो क्या थे हमारे? होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक, अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट एविडेंस। ठीक है, एविडेंस क्या है? मैंने बताया था एक सबूत। एवोल्यूशन का क्या सबूत है? तो एक तो चीज हमने फॉसिल्स पढ़ ली थी, फॉसिल्स एक सबूत है। और मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमी में जो चेंजेस होते हैं वो एक हमारे क्या है? एविडेंस से सबूत है। नेक्स्ट हमारा क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा एविडेंस क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। कौन बताएगा वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ब्रीफ में पढ़ा था हमने डाइजेशन में। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं बताएं भाई, किसको याद है? सर जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। ठीक है, और कुछ? बस इतनी सी डेफिनेशन है? और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें कोई? बताएं भाई, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इस डेफिनेशन में? वो ऑर्गन जो क्या हो? यूजलेस हो, यही बताया भाई। और कोई कुछ और बताना चाहेगा? देखिए भाई, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? मैंने बताया था पहले भी डाइजेशन में कि ये वो ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में क्या है? यूजलेस हैं, जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। लेकिन इनका काम था कहां पे? हमारे एंसेस्टर्स में। ये हमारे एंसेस्टर्स में क्या थे? फंक्शनल थे। हमारे एंसेस्टर्स में ये ऑर्गन्स फंक्शनल थे। हमारी बॉडी में ये ऑर्गन्स यूजलेस हैं, नॉन फंक्शनल है। ठीक, नॉन फंक्शनल है। हमारे एंसेस्टर्स में ये ऑर्गन्स होते थे और एंसेस्टर्स में ये ऑर्गन्स फंक्शनल होते थे। हमारी बॉडी में ये ऑर्गन्स अब भी मौजूद हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ये ऑर्गन्स क्या है? नॉन फंक्शनल है, किसी काम के नहीं, काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन है। दोज ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट in our body in less developed form and are non functional। ठीक, हमारी बॉडी में क्या है? नॉन फंक्शनल है, बट दे वर प्रेजेंट इन अदर रिलेटेड एनिमल्स एंड आर फंक्शनल। अदर रिलेटेड एनिमल्स या फिर हम कह सकते हैं हमारे एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स, ठीक, और उनमें फंक्शनल है। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? मैंने बताया था एक एग्जाम्पल आपको, निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन कौन बताएगा ये क्या होती है? निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन याद है किसी को? डाइजेशन में इसकी बात करी थी हमने। आई में पाई जावे सर ये गुड, वेरी आंख गुड। में पाई। ठीक है, गुड, वेरी गुड।
तो ये मेम्ब्रेन होती है जो हमारी आई में प्रेजेंट होती है, ठीक। तो जिस तरीके से हमारी आई का स्ट्रक्चर होता है, ठीक, तो यहाँ पे साइड में आपने देखा होगा कुछ स्किन फोल्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, स्किन फोल्डेड होती है, इसको स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, तो ये मेम्ब्रेन यहीं पे मौजूद होती है, ठीक। तो हमारे एंसेस्टर्स में ये फंक्शनल थी, और इसका फंक्शन क्या था कि हमारे एंसेस्टर्स में ये जो है क्या करती थी, जब भी कोई एनिमल वाटर में जाता था, ठीक, तो इनसाइड वाटर ये एक हमारी आई के ऊपर कवरिंग बना लेती थी, ठीक। इसका काम क्या होता था, प्रोटेक्शन, आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन पहले हमारे एंसेस्टर्स में हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन नॉन फंक्शनल है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी आप स्विमिंग वगैरह में जाए तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप स्विमिंग पूल में आपने डाइव मारी और एक मेम्ब्रेन आ गई आंखों के सामने, ठीक, ऐसा कभी नहीं होता था, पहले एंसेस्टर्स में हुआ करता था। सो दिस इज निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन, आई में होती है। नेक्स्ट इज पिन्ना। पिन्ना क्या होता है, पिन्ना क्या होता है भाई? सर आउटर पार्ट ऑफ ईयर। गुड, वेरी गुड, ठीक, आउटर ईयर का पार्ट होता है पिन्ना। पिन्ना क्या होता है, आउटर ईयर का पार्ट होता है, ठीक है। जो सॉफ्ट स्किन फोल्डिंग होती है, ठीक है, वो क्या है, पिन्ना। मतलब ये निकाला गया है कि आउटपुट, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, बताया है कि अगर आपका आउटर ईयर रिमूव कर दिया जाए, ठीक, तो आपके हेयरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका आउटर ईयर रिमूव कर दिया जाए तो आपकी हेयरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, यूजलेस है। नेक्स्ट क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाते हैं। हाँ, तो लार्ज इंटेस्टाइन बोलेंगे, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो आपने कई बार सुना होगा, आपके रिलेटिव, काफी कॉमन हो गया अब तो ये, कि काफी लोगों को अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, काफी लोगों को अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, सर्जिकल रिमूवल। तो सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो आप बात समझ सकते हैं कि इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जा रहा है, उसके बाद भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ह्यूमन बॉडी पे, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कैनाइंस, ठीक है। अब काफी लोग को पता होगा कैनाइंस का काम क्या होता है, कैनाइंस का क्या काम होता है? टू टू बाइट द मीट। टू बाइट, और कोई टीयर, बता सकता है? टू टीयर, हाँ, बेसिकली हम कह सकते हैं कि, हाँ चलिए टीयर मान ली, बेसिकली कट करने का इनका काम होता है, ठीक। तो ये कैनाइंस जो है काफी ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में, काफी ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट थे हमारे एंसेस्टर्स में, ठीक है। लेकिन अब हमारे बॉडी में उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कैनाइंस ना हो तो ऐसा नहीं है कि हमारे माउथ में टीयरिंग का फंक्शन नहीं होगा, टीयरिंग कटिंग का फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि इंसाइजर्स भी हमारे माउथ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैनाइंस का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है कि मीट वगैरह जो फूड होता है उसको टीयर करना, उसको कट करना। और ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड कहाँ पे होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स में, कार्निवोरस एनिमल्स में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, कैनाइंस निकल रहे होते हैं उनके माउथ में से, ठीक है, बाहर बहुत बड़े बड़े कैनाइंस होते हैं, ठीक। तो वो बेसिकली टीयर करने के लिए काम आते हैं। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ठीक है, ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स थे, वो लोग क्या करते थे कि रॉ मीट च्यू करते थे, ठीक, रॉ मीट च्यू करते थे, इसलिए उनकी बॉडी में ये सब ज्यादा डेवलप थे। और जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, ह्यूमंस जो है वो सॉफ्टर फूड को प्रेफर करने लगा, ठीक है। जैसे आपको भी पता है कि आज के टाइम पे हम लोग क्या खाते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड, हाईली सॉफ्ट फूड, ठीक, जो ज्यादा कुक्ड हो, तो क्या होता है, सॉफ्ट फूड होता है, ठीक। तो उसमें कैनाइंस की इतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद एक क्या है, विजडम टूथ, ठीक, विजडम टूथ, विजडम टूथ क्या होता है, थर्ड मोलर, थर्ड मोलर, ठीक है। अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं, काफी लोगों को नाम पता होगा इसका, यस सर। बताएं बताएं। सही से अकलदत्ता कहते हैं। हाँ, अकल दाढ़ कहते हैं इसको, ठीक है। और ये काफी एज तक जो है डेवलप होता रहता है,
जो विजडम टूथ है हमारा काफी एज तक जो है डेवलप होता रहता है। काफी लोगों में 20 ईयर्स की एज तक, 22 ईयर्स की एज तक, 26, कुछ लोगों में 30 ईयर्स की एज तक के ये डेवलप होता रहता है। ठीक है, और ये क्या है, टेम्परेरी टीथ है या परमानेंट? परमानेंट। परमानेंट टीथ है। ठीक, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में आपको पता होगा डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं, और परमानेंट 32। 32। ठीक, और वो टीथ जो लाइफ में एक ही बार आते हैं? 32। लाइफ में एक ही बार आते हैं कितने? 32? यस सर। नहीं, कोई बता सकता है कितने होते हैं? कोई बता सकता है कितने होते हैं? सामने ही लिखा हुआ है। सर मिल्क टीथ। सर कितने होते हैं 12। नंबर? 12 होते हैं। गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये दिया एक लॉजिकल आंसर। कैसे दिया भाई? टेम्परेरी टीथ आपके 20 हैं, परमानेंट टीथ 32 हैं, तो लाइफ में एक बार आने वाले टीथ कौन से हैं? 12 हुए ना, जो लाइफ में एक ही बार आएंगे, दोबारा नहीं आने वाले। बात समझे नहीं समझे? आपकी पूरी लाइफ में आपने उन टीथ को एक ही बार जो है देखा है, वो कौन से हैं? वो कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, बचपन में थे, नहीं बड़े होने के बाद आए। बात समझे भाई? सर इसे देखिए, मिल्क टीथ भी कह सकते नहीं नहीं, ये 12 मिल्क टीथ थोड़ी है, ये परमानेंट टीथ के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ के ही पार्ट हैं, लेकिन ये 12 वो परमानेंट टीथ हैं जो लाइफ में एक ही बार आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 20 परमानेंट टीथ हैं, इसके अलावा जो 20 परमानेंट टीथ हैं, वो तो आपके पहले भी आ चुके हैं, मिल्क टीथ के फॉर्म में भी वो आ चुके हैं। ठीक है, वो टूट के दोबारा से परमानेंट हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो 12 हैं, ये लाइफ में आपके एक ही बार आए हैं। बात समझे नहीं समझे? सारे प्रीमोलर्स और मोलर्स ही होते हैं उसमें से 12। कैनाइन और इंसीजर तो मिल्क टीथ्स होते हैं। हाँ, गुड। ठीक है, देखिए भाई, चलिए आगे जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वेस्टिजियल ऑर्गन, दैट इज कॉकिक्स टेल बोन। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पहले बात की थी, शायद डाइजेशन में शायद इसके बारे में बात की होगी। वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में मैंने बताया था। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, उसमें लास्ट बोन जो है, ठीक है, जो लास्ट बोन है, या हम कह सकते हैं लास्ट वर्टिब्रा, लास्ट वर्टिब्रा, ठीक, वो क्या है? कॉकिक्स। ठीक है, या फिर टेल बोन। तो ये हमारे एंसेस्टर्स में हुआ करता था जिनमें टेल थी। ठीक है, या हमारे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में जिनमें टेल है। ठीक है, हमारी बॉडी में टेल नहीं है, बट टेल बोन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई भाई? कोई डाउट इसमें किसी को? सर टेलबोन क्या होती है? टेल बोन लास्ट वर्टिब्रे होता है। जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है भाई, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसकी लास्ट बोन है ये। ठीक है, उसकी लास्ट बोन है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, लंबा सा वर्टिब्रल कॉलम होता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है वर्टिब्रल कॉलम। उसमें वर्टिब्राज होती हैं काफी सारे। लास्ट वर्टिब्रा जो होता है, दैट इज टेल बोन। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है हमारा। ठीक है, और इसके बारे में जितने लोगों ने डाइवर्सिटी पढ़ रखा है उनको इसके बारे में पता होगा। लेकिन ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। ब्रीफ में आपने शायद पढ़ रखा हो उसके बारे में। कनेक्टिंग लिंक, कोई बता सकता है कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं, बता सकता है कोई? सर जब कोई दो कैटेगरीज के बीच में कोई ऑर्गेनिज्म लाई करता है तो उसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक्सीलेंट। सो कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो दो ग्रुप्स के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, दो ग्रुप्स के बीच में अवेलेबल होते हैं। जैसे, ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं, यहाँ पे सारे एग्जांपल देख लेते हैं। सो कनेक्टिंग लिंक क्या है? कनेक्टिंग लिंक आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच possess characteristics of two separate groups। ठीक,
उनसे पहले के जो ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स है, उनके बाद में आने वाले जो ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स है, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें अवेलेबल हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, सो दिस प्रोवाइड्स एविडेंस दैट हायर ग्रुप, ठीक, हायर ग्रुप्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम लोअर ग्रुप्स। ठीक, तो ये आपका क्या एविडेंस है किसका, एवोल्यूशन का। पहला कनेक्टिंग लिंक देखिए, पहला कनेक्टिंग लिंक क्या है, वायरसेस। वायरसेस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, वायरसेस किसके बीच लिविंग का, एंड नॉन लिविंग। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक भाई, वायरसेस के बारे में आपको पता होगा कि वायरसेस वायरसेस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, वायरसेस लिविंग, होस्ट बॉडी पे होते हैं तो वो लिविंग होते हैं और बाहर वो नॉन लिविंग एग्जिस्ट करते हैं। गुड, वेरी गुड। ठीक है, जब भी वायरसेस किसी होस्ट बॉडी के अंदर होंगे, ठीक है, किसी होस्ट बॉडी के अंदर होंगे तो फिर वो क्या होंगे, लिविंग, और होस्ट बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो फिर वो क्या होंगे, लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसलिए वायरसेस जो है वो लिविंग फीचर में भी एग्जिस्ट करते हैं और नॉन लिविंग फीचर में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए ये क्या है, वायरसेस एक कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच का, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है वायरसेस। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखें, यूग्लेना। ठीक, यूग्लेना के बारे में आपने पढ़ा होगा डाइवर्सिटी में, जब आप किंगडम प्लांटे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो किंगडम प्लांटे में आपने पढ़ा होगा यूग्लेना के बारे में कि ये क्या है यूग्लेना, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, जहां पे प्लांट्स खत्म होते हैं वहां से एनिमल्स शुरू होते हैं। ठीक, या हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग किंगडम्स हैं। ठीक है, बस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद होते हैं यूग्लेना में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी फेमस है, इसका क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह में काफी इनका क्वेश्चन आता है। तो 11th एंट्रेंस के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट वैसे काफी इंपॉर्टेंट है प्रोटेरोस्पोंजिया। ठीक, प्रोटेरोस्पोंजिया, ठीक है, तो किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, बिटवीन फाइलम प्रोटोजोआ एंड फाइलम पॉरीफेरा। ठीक, फाइलम प्रोटोजोआ एंड फाइलम पॉरीफेरा। अच्छा, आप लोगों ने डाइवर्सिटी पढ़ी होगी, तो डाइवर्सिटी का एक क्वेश्चन बताइए, इसी से रिलेटेड है कि ये फाइलम और डिवीजन में क्या फर्क होता है। सर जब क्लास 9 में थे तो ये चैप्टर रिड्यूस हो गया था तो पढ़ाया ही नहीं गया है। हाँ भाई, वही सेम सबका एक ही सर बहाना। फाइलम प्लांट्स के लिए यूज होता है और डिवीजन एनिमल्स के लिए। नहीं, दोनों में होता है। फाइलम ज्यादा बड़ा कैटेगरी है और आई थिंक डिवीजन ये हायरार्की में आते हैं। नहीं, इससे पहले जो आंसर बताया, ठीक है, वो सही बताया। एक्चुअली हायरार्की में ये नहीं आते। ठीक है, फाइलम डिवीजन दोनों सेम ही है। ठीक, फाइलम डिवीजन दोनों सेम ही हायरार्की में आते हैं। ठीक, एक ही लेवल पे हैं दोनों। सर फाइलम एनिमल्स में होते हैं। फाइलम एनिमल्स में होता है। ठीक, जब आप बात करेंगे एनिमल्स की, ठीक, तो आप यूज करेंगे वर्ड फाइलम, और जब आप बात करेंगे प्लांट्स की तब आप यूज करेंगे वर्ड डिवीजन। ठीक है, तो फाइलम एनिमल्स के लिए यूज होगा और डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज होगा, लेकिन हायरार्की दोनों का सेम ही है। ठीक है, सेम हायरार्की है, दोनों सेम लेवल पे हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि फाइलम ऊपर है डिवीजन नीचे, ऐसा नहीं, दोनों सेम लेवल पे। क्लियर है बात, समझ में आ गई भाई? नेक्स्ट देखें। ठीक है, नेक्स्ट देखें भाई, बैलेनोग्लॉसस। ठीक, बैलेनोग्लॉसस आपने पढ़ा होगा। एक तो ये बताएं पहले, डाइवर्सिटी किस किसने नहीं पढ़ी है? सर मैंने नहीं पढ़ी। और कौन है जिसने नहीं पढ़ी? हेलो, हैंड रेस। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। कोई बचा है जिसने पढ़ रखी है? यस सर, मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा था। हिंदी मीडियम में पढ़ी है, अच्छा, चलिए एक ने पढ़ी है। हद हो गई, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई पढ़ा नहीं है सर सीबीएसई ने क्लास 9 से हटा दिया है वो चैप्टर, अब डायरेक्ट 11th में ही पढ़ेंगे बच्चे। भाई। सीबीएसई, चलिए सीबीएसई ने हटा दिया, बोर्ड आप पे निकल गया, आपको एंट्रेंस भी तो देना है, क्यों भाई? यस सर। तो फिर एंट्रेंस देना, उसमें तो पढ़ेंगे, एंट्रेंस से थोड़ी ना हटा दिया जाएगा। सर नेक्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी कर लेना।
हाँ डाइवर्सिटी आपका इंपॉर्टेंट है भाई, डाइवर्सिटी में काफी ज्यादा क्लासेस जाएंगी। देखिए जब तक मैं तो करवा दूंगा आपको जब भी करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक आप इसको एक बार रीड तो कर लें एटलीस्ट एनसीईआरटी से, ठीक है, रीडिंग तो एक बार कर ही लें क्योंकि बड़ा चैप्टर है, एक बार आप रीड कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कुछ चैप्टर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, बायो के हिसाब से। एक आपका डाइवर्सिटी हो गया, एक आपका लाइफ प्रोसेसेस हो गया, ठीक, एक आपका हेरिडिटी हो गया, ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं। और देन आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक, ये कुछ चैप्टर्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, और जो मेजर पोर्शन है आपका बायो का वो इन्हीं चैप्टर में से आता है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स आपको तो यूं समझिए कि बस बिल्कुल पक्के कर लेने, ठीक। तो एक काम करें, डाइवर्सिटी की एक बार रीडिंग लगा लें सभी लोग एनसीईआरटी से ही, ठीक। जब नेक्स्ट टाइम पे जब भी मैं करवाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे उसके बाद वो तो मैं करवा ही दूंगा, लेकिन जब तक नहीं हो रही क्लास डाइवर्सिटी के लिए तब तक आप एक इसकी पूरे चैप्टर की रीडिंग लगा लें, ठीक है। तो जब समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखें भाई, नेक्स्ट हमारा कनेक्टिंग लिंक क्या है, बैलेनोग्लोसिस। और बैलेनोग्लोसिस कहाँ पे आता है, कॉर्डेट्स के केस में आता है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगा, ठीक है। कॉर्डेटा एक होता है, ठीक है। जिनमें सो बैकबोन होता है उसको कहते हैं क्या शायद? जी जी जी, ठीक है। सो बेसिकली वो बैकबोन नहीं है, उसको क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ठीक। तो नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट होती है 2000 कॉर्डेट्स, जिनमें प्रेजेंट नहीं होती 2000 नॉन कॉर्डेट्स। सो बैलेनोग्लोसिस आपका क्या है, बैलेनोग्लोसिस एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। और फिर कॉर्डेट्स में फिर आपके क्या आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जो हम लोग हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वो कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, डक बिल्ड प्लैटिपस। प्लैटिपस काफी लोगों ने नाम सुना होगा प्लैटिपस का, प्लैटिपस का Yes, नाम sir. सुना होगा। यस सर। क्या खास बात है प्लैटिपस के बारे में बताएं। Only mammal that lay eggs. गुड, वेरी गुड, ठीक है, क्या बताया, ओनली मैमल, ओनली मैमल That lay ले eggs. एग्स, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये ओनली मैमल क्यों कहा गया ऐसा, क्या ये कोई एक्सेप्शन है, मैमल अगर एग ले कर रहा है तो ये कोई एक्सेप्शन है भाई, एनिमल्स तो जनरली एग ले करते हैं ना। Yes, sir. ये exception है. हाँ तो वही तो बता रहा हूँ मैं, एनिमल्स तो जनरली एग ले करते हैं ना भाई, एक्सेप्शन कैसे हुआ फिर। सर बताएं। मैमल मैमल एग लेज नहीं करते सर, लेकिन प्लेटिपस करता है सर. हाँ गुड, वेरी गुड, ठीक है, मैमल्स एग ले नहीं करते, प्लैटिपस एक मैमल है जो कि एग ले करता है, ओके, ठीक। तो ये क्या एक्सेप्शन है, मैमल्स का एक एक्सेप्शन है ये प्लैटिपस, ठीक। और ये क्या कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एग ले करते हैं और मैमल्स एग ले नहीं करते, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जरा बताएं, डाइवर्सिटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, मैमल्स की खास बात क्या है, खास बात क्या है मैमल्स, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते गुड, एग्जैक्टली, ठीक, मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, मैमल्स में। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि काफी लोग जो है ये समझ रहे होते हैं कि मैमल्स एग ले नहीं करते, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जो डिस्टिंक्टिव फीचर है मैमल्स का वो क्या है, मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक काफी इंपॉर्टेंट है, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक। आर्कियोप्टेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और ये एक्सटेंट हो चुका है भाई, ठीक है, ये एक्सटेंट हो चुका है, ठीक। आर्कियोप्टेरिक्स एक्सटेंट हो चुका है, एक एक्सटेंट स्पीशीज है, तो आपको कहीं पे एग्जांपल देना हो एक्सटेंट स्पीशीज का तो वहां पे भी आप इसका नाम दे सकते हैं। और कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। एक और खास बात क्या है इसके बारे में कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिसिंग लिंक, ठीक है। आप कोई बता सकता है मिसिंग लिंक क्या होता है, मिसिंग लिंक क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक तो चलिए मैंने बता दिया, मिसिंग लिंक क्या होता है, मिसिंग लिंक क्या होता है, देखिए भाई, मिसिंग लिंक क्या होता है, ये वैसा वो ऑर्गेनिज्म है जिसके हम कह सकते हैं
कि फॉसिल्स अवेलेबल हैं, फॉसिल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट ऑर्गेनिज्म सेल्फ में, ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ क्या है, एक्सटेंट हो चुका है, ठीक है। तो फॉसिल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बट ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ जो है वो एग्जिस्ट हो चुका है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, मिसिंग लिंक, ठीक है। लास्ट एक और देखिए कनेक्टिंग लिंक क्या है, काइमेरा, काइमेरा, ठीक है। काइमेरा क्या है, फिश है, काइमेरा क्या है, फिश है, ठीक। और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। भाई फिशेस के बारे में आपको पता होगा, दो तरीके की फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक। बोनी फिशेस कौन सी होती हैं, कोई एग्जांपल दे सकता है, एक एग्जांपल, नाम सुना होगा भाई, रोहू, ठीक है। रोहू काफी कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, काफी लोग खाते होंगे रोहू। तो रोहू क्या है, बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश की अगर हम बात करें, जो बड़ी फिशेस होती हैं वो बेसिकली कार्टिलेजिनस होती हैं। हम कह सकते हैं जो कार्निवोरस टाइप फिशेस होती हैं वो कार्टिलेजिनस होती हैं, जैसे व्हेल, शार्क, 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 शार्क क्या है, कार्टिलेजिनस है, ठीक है भाई। तो ये तो आपकी, व्हेल, सॉरी, व्हेल, वेल, यस सर, हाँ वेल के बारे वो में एग्जैक्ट, कार्टिल वो कार्टिलेजिनस फिश नहीं होती? वेल के बारे में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट क्योंकि वेल एक मैमल है, ठीक है, हो सकता है वो एक्सेप्शन हो, मैमल्स में स्केलेटन मौजूद होता है, बोनी स्केलेटन, ठीक। बैकबोन होता है उसमें। वो होता है, सारी वर्टिब्रेट्स में होता है वो तो, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक क्या है, बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है। और ये लॉ किसने दिया था, हमारा अर्नेस्ट हैकेल ने। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने ये बायोजेनेटिक लॉ दिया था। और ये लॉ क्या था, ये लॉ क्या था, कोई बता सकता है, बायोजेनेटिक लॉ के बारे में कोई बता सकता है? बताएं भाई, शायद हमने पीछे कर रखा है इसे, ठीक है, नहीं करवाया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन से स्टार्ट किया था, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था। और केमिकल इवोल्यूशन के बाद हमने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ा था, ठीक। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमने क्या किया था, यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, एक मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एविडेंस है, ठीक है, एक तरीके का एविडेंस नहीं, बेसिकली ये एक इसी थ्योरी के सपोर्ट में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। उसके बाद हमने एविडेंसेस पढ़े एवोल्यूशन के, अलग अलग एविडेंसेस, ठीक। और लास्ट में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एवोल्यूशन की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। बायोजेनेटिक लॉ की अगर हम बात करें, बायोजेनेटिक लॉ अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और ये लॉ क्या था, ये लॉ क्या था, बायो से क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ। और जेनेसिस कोई बता सकता है, जेनेसिस क्या होता है, कोई बता सकता है, जेनेसिस क्या होता है? जीन। नहीं, जीन नहीं होता, जेनेसिस एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, कोई बता सकता है? creation of genes, क्रिएशन ऑफ जीन्स, क्रिएशन ऑफ हम कह सकते हैं, चलिए कह दिए, ठीक है। जेनेसिस का बेसिकली क्रिएशन, सिंथेसिस होता है बेसिकली, इसका मतलब कोई चीज सिंथेसाइज करना, ठीक है, कोई चीज क्रिएट करना, ठीक है, दैट इज सिंथेसिस, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैकेल ने जो लॉ दिया था वो क्या था, कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है, ठीक, लाइफ ओरिजिनेट हुई है कैसे? अच्छा, मैंने एक पीछे आपको लॉ पढ़ाया था, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया, कि लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम, लाइफ इज प्री क्रिएटेड, क्रिएटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स, ये पढ़ाया था पीछे, यस सर, कौन सा लॉ था बताइए?
कौन सा लॉ था बताइए? सर सेल थ्योरी का लॉ था, इतना ही पता है। नहीं नहीं, सेल थ्योरी में तो था, अभी आपको पीछे करवाया था ये। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, ये बताया तो ये है। सर मिथोलॉजिकल थ्योरी। मिथोलॉजिकल थ्योरी नहीं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, ओ, मैथोलॉजिकल थ्योरी दूसरी थी। ठीक, तो ये क्या है आपका बायोजेनेटिक लॉ। ठीक, बायोजेनेटिक लॉ क्या था बेसिकली, जो लाइफ फॉर्म्स क्रिएट हुए हैं वो बायो मॉलिक्यूल से क्रिएट हुए हैं, हम कह सकते हैं काफी एवोल्यूशन के बाद। ठीक है, जैसे पीछे पिछली क्लास में किसी ने एक एग्जांपल दिया था कि अर्ली स्टेज में सिंपल प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए थे, सिंपल प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए थे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के डेवलपमेंट से पहले भी कुछ ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए थे, ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं सिंपल, ठीक है, काफी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स थे वो। ठीक है, काफी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स थे वो, प्रोकैरियोट्स भी नहीं थे बेसिकली। उसके बाद उनके डेवलपमेंट के बाद प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए, और प्रोकैरियोट्स के डेवलपमेंट के बाद आपके यूकैरियोट्स डेवलप हुए, और फिर उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई, और फिर इवोल्यूशन के साथ साथ हायर ऑर्गेनिज्म बन गए, जैसे ह्यूमंस वगैरह, मैमल्स वगैरह। ठीक, तो बायोजेनेटिक लॉ क्या है बेसिकली, लाइफ का सिंथेसिस फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, और फिर उन्हीं का कन्वर्जन इनटू प्रोकैरियोट्स, देन यूकैरियोट्स एंड सो ऑन। ठीक, ये लॉ किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें भाई, एक ब्रीफ अकाउंट है, ठीक है, कुछ बातें हैं जो, कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, कि फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म हमारा कब एग्जिस्टेंस में आया? 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ये MYA क्या है? MYA कहीं पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो। कहीं पे BYA लिखा होगा, उसका क्या मतलब है? बिलियन ईयर्स मिलियन अगो। ईयर्स अगो। ठीक है, बिलियन ईयर्स अगो। नाउ इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म्ड एंड बिकेम एक्टिव अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक, इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जो वर्टिब्रेट्स नहीं है, ठीक है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, 500 मिलियन ईयर्स अगो वो डेवलप हुए थे। 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिशेस इवॉल्व्ड। ठीक, जॉलेस फिशेस वो जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होती, ठीक, वो इवॉल्व हुई अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो पहले लैंड ऑर्गेनिजम्स कौन से डेवलप हुए हैं? प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट्स आए, उसके बाद एनिमल्स आए। ठीक, लार्जेस्ट डायनासोर, डायनासोर्स के बारे में भाई पता होगा सभी लोगों को, तो लार्जेस्ट डायनासोर जो एग्जिस्ट किया है दैट वाज टायरेनोसोरस रेक्स, टायरेनोसोरस रेक्स, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? टीरेक्स। इसी को ही हम क्या कहते हैं? टीरेक्स। ही वाज द, इट वाज द लार्जेस्ट डायनासोर। ठीक है, अच्छा, डायनासोर्स के बारे में आपको पता होगा, डायनासोर्स थे और फिर वो एक्सटेंट हो गए, ठीक है, अचानक से। और डायनासोर्स एक्सटेंट क्यों हुए, कोई बता सकता है? मेटेरॉइड। ठीक है, हाँ, मेटेरॉइड जो है, शावर हो गया, काफी सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक, सो अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स सडनली डिसअपियर्ड। ठीक है, तो जो प्रोबेबल थ्योरीज हैं, प्रोबेबल थ्योरीज जो है डायनासोर्स के एक्सटेंशन की, ठीक है, वो क्या है? एक चीज क्या हो सकती है कि क्लाइमेट चेंज हो गया हो। ठीक है, एक चीज क्या हो सकती है? क्लाइमेट चेंज हो गया हो। जैसे आपको काफी जगह पे सुनने को मिलेगा कि आइस एज आ गई थी, आइस एज आई थी, एक टाइम पीरियड था जिसमें आइस एज आई। आइस एज में क्या हुआ कि पूरे ही अर्थ पे क्या हुआ? आइस डेवलप हो गई, और उस ठंड की वजह से डायनासोर जो है वो क्या हो गए? एक्सटेंट हो गए। एक और थ्योरी क्या है कि दे प्रोबेबली इवॉल्वड इनटू बर्ड्स। डायनासोर जो है कन्वर्ट हो गए किसमें? डायनासोर जो है कन्वर्ट हो गए किसमें? बर्ड्स में। तो बर्ड्स जो अवेलेबल है वो क्या है? डायनासोर्स का ही एक फॉर्म है। ठीक है, एक और थ्योरी क्या है जो अभी जैसे बताया, मीटेराइट शावर।
ठीक है, कि मीटियोर्स आए स्पेस से और वो जैसे ही अर्थ पे आए तो अर्थ पे जगह जगह डायनासोर्स थे, वो किल हो गए। और एक और चीज क्या है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, हो सकता है कि फूड का क्या हुआ हो, शॉर्टेज हुआ हो, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्टारवेशन, और स्टारवेशन की वजह से सारे डायनासोर्स मर गए। तो ये सारे प्रोबेबल रीजन है, ठीक है, थ्योरीज हैं बेसिकली, कोई श्योर एविडेंस नहीं है कि क्या रीजन रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। तो अभी तक हम बात कर रहे थे केमिकल इवोल्यूशन, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो थ्योरी है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, दैट इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, दो यहाँ पे मेन थ्योरीज है, दो मेन थ्योरीज हैं। एक तो आपकी थ्योरी है जिसको कहा जाता है लेमार्किज्म, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी किसने दी है, लेमार्क ने। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी टाइम पीरियड को बेसिकली क्या कहा जाता है, लेमार्किज्म। एक और टाइम पीरियड है लेमार्क के बाद का, ठीक है, लेमार्क के बाद का, जिसको क्या कहा जाता है, डार्विनिज्म। डार्विनिज्म, ठीक है, जब चार्ल्स डार्विन की थ्योरीज आई, ठीक, तो वो पीरियड क्या है, डार्विनिज्म। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लेमार्क की। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये थ्योरी किसने दी थी, लेमार्क ने, और इसी टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, लेमार्किज्म। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन के पहले दी गई है थ्योरी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन से पहले दी गई है थ्योरी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे इनकी थ्योरी के, लेमार्क की थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे, पहला था कॉन्सेप्ट दैट इज इंटरनल वाइटल फोर्सेस। इंटरनल वाइटल फोर्सेस, देखें भाई बात को समझें, इंटरनल वाइटल फोर्सेस क्या है, लेमार्क ने ये बताया कि हमारी बॉडी में कुछ फोर्सेस होते हैं। ठीक है, वाइटल का क्या मतलब होता है, जरूरी। वाइटल का क्या मतलब होता है, जरूरी। ठीक है, जिसकी नीड हो बॉडी को। ठीक, तो हमारी बॉडी में जब नीड डेवलप होती है किसी चीज के लिए, तो कुछ फोर्सेस होते हैं जो हमारी बॉडी को अडेप्ट कर देते हैं किसी चेंज के लिए। ठीक, किसी चेंज के लिए क्या कहा जा रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इंटरनल वाइटल फोर्सेस, हमारी बॉडी में ही ये वाइटल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्गन्स और एंटायर बॉडी। ठीक, वो चेंज क्या है, हमारी बॉडी का साइज का इंक्रीज होना, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, जो साइज इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए, ग्रोथ खाली ये नहीं कि एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ भी होती है, आपके ऑर्गन्स का साइज भी बढ़ता है। तो लेमार्क ने ये थ्योरी दी कि कुछ वाइटल फोर्सेस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का साइज और हमारी बॉडी का ओवरऑल साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक, एक और इन्होंने थ्योरी क्या दी, ठीक है, डॉक्ट्रीन ऑफ डिजायर। ठीक है, डॉक्ट्रीन है, ठीक है, डॉक्ट्रीन ऑफ डिजायर। और डॉक्ट्रीन ऑफ डिजायर क्या है, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट बेसिकली। ठीक, डॉक्ट्रीन ऑफ डिजायर क्या है, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो ये डॉक्ट्रीन इन्होंने एक दिया, और ये डॉक्ट्रीन क्या है, डॉक्ट्रीन क्या होता है, थ्योरी है बेसिकली। ठीक, तो ये क्या था, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, कि आपके एनवायरमेंट का जो इफेक्ट होता है, आपके एनवायरमेंट का जो इफेक्ट होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस डेवलप होते हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक, एनवायरमेंट क्या करता है, सारे ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करता है। एनवायरमेंट के चेंजेस से ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन एनवायरमेंट गिव्स राइज टू न्यू नीड्स। ठीक, नई नीड्स, नई रिक्वायरमेंट पैदा होती है, एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से नई रिक्वायरमेंट पैदा होती है, विच प्रोड्यूसेस न्यू स्ट्रक्चर्स। तो इन्होंने ये थ्योरी क्या दी, इन्होंने ये थ्योरी दी कि जब एनवायरमेंट चेंज होता है, तो एनवायरमेंट जब चेंज होता है, तो एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से नई जरूरतें पैदा होती हैं, न्यू नीड्स, और उनकी वजह से क्या होता है, न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में, न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो ये एक इन्होंने थ्योरी दी थी। उसके बाद इन्होंने एक और थ्योरी दी, दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का क्या मतलब है, ये इन्होंने ये दिया कि हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ठीक, जब हम उसको यूज करेंगे, ठीक, तो फिर वो एग्जिस्ट करेंगे, और जब हम ऑर्गन्स को डिसयूज करेंगे, उनको यूज नहीं करेंगे, तो फिर वो नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएंगे।
ठीक, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन जरूरी है उनका इस्तेमाल करना, जो जरूरी नहीं है उनका इस्तेमाल ना करना। एक चीज और बता दूं, ये सारी थ्योरी जो है रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है, तो इसलिए आपको बस बताता चल रहा हूँ, ये सब रिजेक्ट हो चुकी हैं, तो इनको बस पढ़ते रहिए कि क्या क्या थ्योरीज दी गई थी। सो क्या थी थ्योरी कि दोज ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स विच आर यूज्ड कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल जनरेशंस एनलार्ज, तो वो बॉडी पार्ट्स या वो ऑर्गन्स जिनको सेवरल जनरेशंस तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप उनको यूज करते जाएं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप उनको यूज करते जाएं, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है, एंड वुड बी बेटर डेवलप्ड, और ज्यादा अच्छे से क्या होंगे, डेवलप होंगे। अच्छा, ये तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर आप लोग राइट हैंडेड है, काफी लोग होंगे जो राइट हैंडेड होंगे, काफी लोग होंगे जो लेफ्ट हैंडेड होंगे, ठीक है, तो होता क्या है कि आप बचपन से राइट हैंड से ही सारे काम कर रहे हैं, तो राइट हैंड आपका क्या होता है, ज्यादा डेवलप्ड होता है, ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल इसका कि आपका राइट हैंड जो है वो क्या है, मोर डेवलप्ड है, अगर आप राइट हैंडी हैं, ठीक है, मोर डेवलप्ड है। और लेफ्ट हैंड आपका क्या है, लेफ्ट हैंड आपका क्या है, लेस डेवलप्ड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड आपका क्या है, लेस डेवलप्ड है। क्यों है ऐसा, क्यों है, क्योंकि आपने बचपन से ही सिर्फ राइट हैंड पे काम किया है, लेफ्ट हैंड पे आपने काम ही नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लेफ्ट हैंड जो वो डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, इसका बस ये मतलब है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, आपके लेफ्ट हैंड की जो मसल्स हैं, जो आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है लेफ्ट हैंड में, वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, जो आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है ब्रेन के साथ आपकी मसल्स का लेफ्ट हैंड की, वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने थ्योरी क्या दी कि व्हाइल द डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लीड्स टू डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है, तो इन्होंने क्या थ्योरी दी कि अगर आप डिसयूज कर रहे हैं, आप यूज नहीं कर रहे ऑर्गन का, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगा, ठीक, मतलब वो ऑर्गन ही पूरा क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स यही चीज है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया जो कि काफी फेमस है, नेक ऑफ जिराफ, नेक ऑफ जिराफ, ठीक है, तो इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, इन्होंने ये कहा कि जिराफ जब था, तो जिराफ के इनिशियल एनवायरमेंट में जिराफ जो था इनिशियली कैसा था, हॉर्स जैसा था, हॉर्स जैसा या डोंकी जैसा, ठीक है, ऐसा था जिराफ, तो इसकी नेक जो है वो क्या थी, शॉर्ट नेक थी, इसकी क्या थी, शॉर्ट नेक थी, और इसका जो फूड था, ठीक है, वो कुछ चेंजेस आए प्लांटेशन में, तो जो इसका फूड था वो बेसिकली क्या था, वो ट्रीज थे जो कि काफी टॉल थे, तो इसको उचक उचक के गर्दन ऊंची करके इसको अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करना रहता था। उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी नेक जो है वो क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई, नेक क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। क्यों, क्योंकि इसने काफी एक्सटेंसिव वर्क किया किस पे, अपनी नेक पे, ज्यादा काम किस पे किया, नेक पे, तो नेक में क्या हुआ, एक्सटेंशन डेवलप हो गया और नेक इसकी क्या हो गई, बड़ी हो गई। अच्छा, आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे कि ये एक चीज क्या है, ये एक चीज क्या है, एक्वायर्ड है, ये एक क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है भाई। अगर आप राइट हैंडेड हैं, अगर आप राइट हैंडेड हैं, अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा वो भी राइट हैंडेड होगा, वो लेफ्ट हैंड ही हो सकता है, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि ये तो एक एक्वायर्ड ट्रेट है ना भाई, ये आपका इनहेरिट थोड़ी होगा। और यहाँ पे देखें कि जो थ्योरी है वो क्या है, इनहेरिटेंस किसका, एक्वायर्ड ट्रेट्स का, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस। पहले ही आपको बताया था कि दो तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। जब आपके सोमैटिक सेल्स में कोई चेंज आता है, जब आपके सोमैटिक सेल्स में कोई चेंज आता है, तो जो ट्रेट डेवलप होता है वो क्या होता है, एक्वायर्ड होता है, ठीक है, और एक्वायर्ड ट्रेट जो है इनहेरिट नहीं होता। लेकिन जब आपके जर्म सेल्स में कोई चेंज आता है, तो फिर वो ट्रेट क्या हो जाता है, इनहेरिट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक, तो थ्योरी ही आपको पहली समझ में आ गया, रिजेक्ट होनी है, ठीक है। तो इन्होंने ये सब थ्योरीज दी थी, और लास्ट में इन्होंने क्या दी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या बताया इन्होंने, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म न्यू कैरेक्टर्स डेवलप, ठीक है, ड्यू टू वाइटल फोर्सेस, वाइटल फोर्सेस होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में, और इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से नए जो है कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में। न्यू नीड्स, नई जरूरतें होती हैं, ठीक है। सपोज अगर हम कहीं कोल्डर क्लाइमेट में चले गए तो हमारे हेयर ग्रोथ हमें ज्यादा चाहिए,
ठीक, तो वहां पे क्या है कि न्यू नीड्स डेवलप हो रही हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो अभी बताया आपको, ऑल दीज कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो इन्होंने क्या बताया कि ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये इनहेरिट होते हैं, और इनहेरिटेंस में जब कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस होता है इनका, तो ये किस में रिजल्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज या स्पेसिएशन, ठीक है, इसकी हम बात कर चुके हैं पहले। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये थ्योरी रिजेक्ट होनी है, रिजेक्ट हो चुकी होगी, ठीक है, रिजेक्ट हो गई है, क्यों, क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट्स इनहेरिट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एविडेंसेस क्या थे, इस थ्योरी के सपोर्ट में क्या क्या एविडेंसेस थे। एक तो पहला क्या था, पहला एविडेंस क्या था, नेक ऑफ जिराफ, ठीक है, जो भी आपको बताया। नेक्स्ट क्या है, अपीयरेंस ऑफ वेब्ड टोस इन एक्वेटिक बर्ड्स, वो बर्ड्स जो एक्वेटिक होती हैं उनके टोस क्या होते हैं, वेब्ड होते हैं। डिसअपीयरेंस ऑफ लेग्स इन स्नेक्स, तो इन्होंने क्या बताया कि स्नेक्स में पहले क्या होते थे, लेग्स होते थे, वो डिसअपीयर हो चुके हैं, क्यों, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्या था, ये डार्विन से पहले की थ्योरी थी। अब हम बात करते हैं डार्विन की, ठीक। सो डार्विनिज्म, डार्विन की थ्योरी, और डार्विन ने जो थ्योरी थी उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब डार्विन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। डार्विन क्या थे, डार्विन एक फिलोसोफर थे, ठीक है, और डार्विन ने जो ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने दी थी, डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक। इनकी बर्थ कब हुई थी, 12 फरवरी 1809 इंग्लैंड में, ठीक। सो इंग्लैंड में इनकी बर्थ हुई थी। और डार्विन एक क्या थे, फिलोसोफर थे, डार्विन एक क्या थे, फिलोसोफर थे, ठीक। फिलोसफी एक ब्रांच होती है भाई साइंस की, तो आपको पता होगा काफी लोगों को कि एक कोर्स होता है एमफिल, नाम सुना है भाई एमफिल, तो ये क्या होता है, मास्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है, मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी एक ब्रांच होती है साइंस की जिसमें जो इंडिविजुअल है वो हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज पे जो है ज्यादा स्टडी करता है, ज्यादा काम करता है थ्योरेटिकल नॉलेज पे, ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज पे उतना काम नहीं करता। वो फिलोसफीज बनाता है कि हो सकता है थ्योरीज देता है, हो सकता है ऐसा हो ऐसा हो, और फिर उसको कुछ एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं जो उसको कंफर्म करते हैं कि ये थ्योरी सही है या नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, डार्विन ने, रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने क्या किया था कि ये इंग्लैंड से जो है रवाना हुए, और इनकी एक शिप थी जिसका नाम था HMS बीगल, HMS बीगल, और उस पे ये वॉयज पे निकल गए। वॉयज क्या होता है, कोई बता सकता है, वॉयज क्या होता है, कोई बता सकता है, सफर, कैसा, लंबा सफर से। हाँ वो तो बताया कैसा, लेकिन ठीक है, सी रूट के थ्रू, ठीक है, जो सी रूट के थ्रू आपकी जर्नी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वॉयज, ठीक है। तो डार्विन ने क्या किया, ही ट्रैवल्ड बाय यूजिंग HMS बीगल, इनकी जो शिप थी उसका नाम क्या था, HMS बीगल, ठीक है, विच लेफ्ट ऑन 27th ऑफ दिसंबर 1831, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई कि कितने साल तक इन्होंने अपनी फिलोसफी की, तो 1831 में ये रवाना हुए थे, एंड रिटर्न्ड ऑन 2 अक्टूबर 1836, 1836 में आप वापस आए। तो आप लगा सकते हैं कि एस्टिमेट के लगभग 5 साल का एक सफर था, ठीक। तो 5 साल तक जो है ये अलग अलग जगहों पे जाते रहे, स्टडी करते रहे, ऑब्जर्वेशंस करते रहे, और फिर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस के जरिए कुछ थ्योरीज कंक्लूड करी। उनमें से जो थ्योरी थी, जो उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। कहां कहां गए थे ये, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलापागोस आइलैंड्स, ठीक। अब इनकी थ्योरी के की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जो मेन पॉइंट्स इनकी थ्योरी के वो क्या है, एक तो है ब्रांचिंग डिसेंट, और एक है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। और नेचुरल सिलेक्शन ही क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इन सब की अभी हम बात करेंगे। ब्रांचिंग डिसेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन हमारे कोर्स में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए भाई, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना, ठीक।
एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कैसे हो सकता है, कोई बता सकता है? एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल क्यों करना पड़ेगा, कोई रीजन दे सकता है? बताएं भाई। सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल क्यों करना पड़ेगा? आप कहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, तो आप एग्जिस्ट कर रहे हैं उस लोकेशन पे, उस एरिया में, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्या वहां पे रहने के लिए? बताएं भाई। आपको कहीं पे रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्या? बताएं भाई, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। यस सर। कैसे स्ट्रगल है, स्ट्रगल क्यों सर करना नीड पड़ेगा? जरूरतों के लिए। ठीक है, अब जरूरतों के लिए कैसी जरूरतें बताएं भाई? जरूरतों के लिए, एक बात हुई नीड्स की, ठीक है, किस तरीके की जरूरत है, किस तरीके की जरूरत है आपको? सर एक तो Shelter. फूड की, फूड, गुड। वाटर, वाटर, गुड। Shelter. शेल्टर, गुड। सर क्लोथ्स की, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, गुड। ठीक है, तो ये सब क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, यस सर। सभी लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, कहीं पे भी आप किसी भी एरिया में रहें आपको ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए। अब ये बात बताएं, क्या फूड अवेलेबल नहीं है, क्या वाटर अवेलेबल नहीं है, क्या शेल्टर अवेलेबल नहीं है, क्या क्लोथ्स अवेलेबल नहीं है? सब कुछ तो अवेलेबल है, अर्थ में तो सब कुछ अवेलेबल यस है। सर। तो स्ट्रगल किस चीज का है फिर? सर मनी का। नहीं नहीं, मनी रिक्वायरमेंट नहीं है मनी भाई। भी। नहीं नहीं, ये गलत बता दिया भाई, पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आपको सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो अर्ली ह्यूमन थे उनको सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं थी, ठीक है, जो आपका मनी का सिस्टम बना है काफी बाद में बना है, मॉडर्न एज का सिस्टम है मनी, ठीक है, पैसा जरूरी नहीं है सरवाइव करने के लिए, सर्वाइवल की बात हो रही है, ये सब चीजों की जरूरत है, बल्कि क्लोथ्स की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं हम, ठीक है, जो मॉडर्न क्लोथ्स है उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है क्लोथ्स की उनकी जरूरत है। तो ये सब चीजें अवेलेबल तो हैं भाई, फूड अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, शेल्टर अवेलेबल है, क्लोथ्स अवेलेबल है, तो फिर दिक्कत क्या है? Big competition. एग्जैक्टली कंपटीशन बहुत है भाई, कंपटीशन। आपको ये सारी चीजें अवेलेबल तो हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको अवेलेबल है आप ही की तरीके से करोड़ों लोग हैं जिनको अवेलेबल है, और रिसोर्स वही लिमिटेड है। कंपटीशन क्यों है? लिमिटेड रिसोर्स की वजह से, लिमिटेड रिसोर्स की वजह से, जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर की, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत पता होगा, ठीक है, बहुत कॉमन चीज है, सभी लोगों को पता होगा कि अगर आपके घर में समर सेबिल का पानी आ रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, आप अगर अंडरग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं समर सेबिल के थ्रू, तो आपको पता होगा कि अंडरग्राउंड वाटर की कोई बाउंड्री तो होती नहीं है, ठीक है भाई, कोई हुदूद तो होता नहीं है, कोई बाउंड्री तो होती नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आपके लिए अवेलेबल है, आपके घर के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल है, तो आपके पड़ोसी के घर के नीचे भी अवेलेबल है, आपके लोकेलिटी में जितने घर हैं उन सबके नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल है, और सब लोग के घर में क्या लगा है? समरसेबल लगा है, सभी लोग वो अंडरग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी कॉमन एक फिनोमेना है, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या हो गया है, वाटर लेवल क्या हो गया है, वाटर लेवल क्या हो गया है, डाउन हो गया, ठीक है, सब जगह का यही हाल है, वाटर लेवल जो है वो डाउन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, वाटर की क्या हो गई, स्कार्सिटी होने लगी है। अगर आप लोग फेमिलियर हो, ठीक है, गाजियाबाद दिल्ली वगैरह में अगर आप लोग फेमिलियर हो, ठीक है, जाके कभी रहे हो, तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है,
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है भाई। किसी ने देखा है, किसी ने यस सर। ऐसी सिचुएशन फेस की है? ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। और खाली दिल्ली, नोएडा तो नहीं, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव वगैरह की बात नहीं हो रही, ठीक है, और भी बाकी जगहों की बात हो रही है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर जो आता है वो गंदा आता है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर तो बेसिकली लोगों ने लगा ही नहीं रखा है, काफी लोगों ने, क्योंकि काफी नीचे जा चुका है वो वाटर लेवल। तो सप्लाई वाटर आता है, ठीक है, जो ओवरहेड टैंक होते हैं वहां से सप्लाई वाटर आता है, ठीक है। और वो क्या होता है, ज्यादा अच्छा नहीं होता, गंदा होता है वो, ठीक है। उसमें जर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वॉर्म्स वगैरह उसमें दिख जाते हैं पानी में, ठीक। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स है। वाटर जो है, वाटर की क्या है, स्कार्सिटी है, क्योंकि सब लोग वही वाटर यूज कर रहे हैं। तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स तो लिमिटेड है ना भाई, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्स है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन डेवलप हो रहा है। और कंपटीशन डेवलप होने से क्या हो रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कंपटीशन की वजह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है भाई। तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है बेसिक रिक्वायरमेंट्स की वजह से, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन आ गया। कंपटीशन क्यों आया? पॉपुलेशन की वजह से। किसी भी एरिया में, किसी भी एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन अगर है तो वहां पे सेम लिमिटेड रिसोर्स के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक। यही कॉन्सेप्ट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का। क्या बताया जा रहा है इसमें, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखें भाई, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है भाई। नेचुरल रिसोर्सेज आर limited and population size is stable. That is, there had been competition for resources and only some survive, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में क्या हुआ होगा कि एक लोकेलिटी में क्या हुआ होगा, एक एनवायरमेंट में क्या हुआ होगा, सेम रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और इस पे काफी सारे क्या है, एनिमल्स जो है वो फीड कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये सारा रिसोर्स जो है वो खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। और फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही क्या होगा, सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। सम सर्वाइव्ड एंड ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है आपको? अब यूं समझें कि अगर ये लोकेलिटी है, ये एरिया है, यहाँ पे ये हम सब कह सकते हैं कि ये कुछ फूड अवेलेबल है और ये ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे अवेलेबल है, एनिमल्स हैं। इन सब लोगों ने ये फूड जो है कंज्यूम कर लिया, लेकिन वो सेम प्रोपोर्शन सब लोगों को नहीं मिला, कुछ को ज्यादा मिला, कुछ को कम मिला, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, जिनको ज्यादा मिला वो तो सरवाइव कर गए, जिनको कम मिला वो क्या हो गए, मर गए। तो जो सरवाइव करे हैं वो कैसे सरवाइव किए हैं, दूसरों के जिंदगी पे सरवाइव करें वो लोग, ठीक है। दे हैव सर्वाइव्ड एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, ठीक है भाई, क्योंकि सेम रिसोर्स अवेलेबल था भाई। यूं समझें कि एक कोई कंडीशन है, कोई बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है कि एक पानी जो है, एक गिलास पानी बचा है, ठीक है, और दो लोग हैं, एक गिलास पानी बचा है, दोनों में से किसी एक को अगर मिल गया तो एक की जान बच जाएगी, ठीक है, दूसरे की नहीं बचेगी। तो जो पी लेगा पानी उसकी जान बच जाएगी, जो नहीं पी पाएगा उसकी जान नहीं बचेगी, वो मर जाएगा। तो जो जिसकी जान बची है, ठीक है, वो किसकी वजह से बची है, दूसरे के डेथ की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है कि जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग सरवाइव कर पाते हैं, और सरवाइव भी किस तरीके से करवा पाते हैं, दूसरों के डेथ की वजह से, who could not, this is called struggle for existence। यही क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एक और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज वेरिएशन एंड हेरिडिटी। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेरिएशन एंड हेरिडिटी क्या है, मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, हैव इनबिल्ट वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस किसकी वजह से आते हैं, डीएनए की वजह से, ठीक है, डीएनए कॉपिंग की वजह से। Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions are called as adaptive और useful variations, ठीक है। वो वेरिएशंस जो काम के हों उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूजफुल वेरिएशंस या अडेप्टिव वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशंस आते हैं टाइम टू टाइम, बॉडी में वेरिएशंस आते हैं, वो वेरिएशंस जिनसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूजफुल वेरिएशंस। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का भी कौन सा कॉन्सेप्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नाम सुना होगा भाई, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बहुत फेमस है ये थ्योरी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस,
ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब इसी सिनेरियो में ऐसा ही कहीं सिनेरियो हो जहां पे क्या हो, एक एरिया है, ठीक है, एक एनवायरमेंट है छोटा सा, और यहाँ पे कुछ फूड अवेलेबल है, ठीक है, फूड अवेलेबल है, और यहाँ पे एनिमल्स हैं, ठीक है, ये 3 एनिमल्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये लिमिटेड फूड है, ये लिमिटेड फूड है। अब इसमें क्या होगा, तीनों ही सेम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये पूरा फूड खत्म हो जाएगा, ये पूरा फूड खत्म हो जाएगा, तो स्कार्सिटी होगी, फूड की स्कार्सिटी होगी, और उस कंडीशन में जो सबसे फिटेस्ट होगा वही क्या होगा, सरवाइव कर पाएगा। जो फिटेस्ट नहीं होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, स्टारवेशन से डेथ हो जाएगी उसकी, जो फिट नहीं होगा, ठीक है। जो फिट होगा उसकी डेथ नहीं होगी। या एक और कंडीशन क्या हो सकती है, एक और सिनेरियो देखिए क्या हो सकता है कि एक एरिया है, एक एनवायरमेंट है, वहां पे क्या हुआ कि कुछ एनिमल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हो गया। और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल क्या है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हो गया, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होगा, जो फिटेस्ट है वो सरवाइव करेगा, और जो फिटेस्ट नहीं है वो डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल्स विद मोर अडेप्टिव वेरिएशंस आर बेटर फिट देन इंडिविजुअल्स विद लेस अडेप्टिव वेरिएशंस, ठीक है। जो वो इंडिविजुअल्स जो जिनमें ज्यादा वेरिएशंस है, कौन से वेरिएशंस, अडेप्टिव वेरिएशंस, ठीक है, वो ज्यादा फिट होते हैं। जिनमें कम अडेप्टिव वेरिएशंस हैं वो कम फिट है, ठीक। Hence individuals which are better fit in an environment are selected better and would produce more progenies than others. Darwin called it survival of fittest, ठीक। डार्विन कॉल्ड इट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्लियर है, बात समझ आ रही है। जिस ऑर्गेनिज्म के पास ज्यादा अडेप्टिव वेरिएशन होंगे वो क्या होगा, ज्यादा फिट होगा और ज्यादा सर्वाइव करेगा। इसी को क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ, इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन, स्पीशीज का ओरिजिन, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन, ठीक। क्या है, एक्यूमुलेशन ऑन अ नंबर ऑफ adaptive variations leads to new species, ठीक है, which is different from previous। बहुत ज्यादा जब अडेप्टिव वेरिएशंस होंगे तो क्या होगा, एक नई स्पीशीज बन जाएगी, और ये स्पीशीज जो होगी वो पिछली स्पीशीज से डिफरेंट होगी। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो ये सारी थ्योरीज थी नेचुरल सिलेक्शन की जो डार्विन ने दी थी। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई डाउट भाई? कोई डाउट किसी का? आगे बढ़े भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। डार्विन की थ्योरीज को क्रिटिसाइज करने वाली क्या चीजें थी। देखिए भाई, पहली चीज, पहला क्रिटिसिज्म क्या था कि डार्विन ने क्या दिया, कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो डार्विन ने बता दिया, ठीक है, डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बता दिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे डाउट आया कि अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बता पाए डार्विन, ठीक है, अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बता पाए डार्विन। तो ये एक इनका क्या है, क्रिटिसिज्म कि ओरिजिन ऑफ वेरिएशन जो आया है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, अडेप्टिव वेरिएशन की, कि जितना ज्यादा अडेप्टिव वेरिएशन होगा वो उतना ज्यादा बेटर फिट होगा, उतना ज्यादा एनवायरमेंट में ज्यादा अच्छा सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो वेरिएशन की बात हो रही है ये वेरिएशन कैसे डेवलप हुआ है। अराइवल ऑफ वेरिएशन नहीं बता पाए, अराइवल ऑफ फिटेस्ट जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं बता पाए डार्विन। तो ये एक क्रिटिसिज्म था, ठीक है, इनकी थ्योरी का। उसके बाद एक और चीज जो ये नहीं बता पाए, दैट वाज एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जिस्टेंस ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई डार्विन की। अब हम जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन। कोई बता सकता है मेलेनाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन कोई बता सकता है मेलेनाइजेशन क्या होता है, बताएं भाई, मेलेनाइजेशन क्या है?
मेलेनाइजेशन बताएं भाई। हाँ भाई आवाज आ रही है, बताएं यस भाई सर। मेलेनाइजेशन क्या है? बताएं भाई, कोई आइडिया किसी को? इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन। नो सर। देखें भाई बात समझे, इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन क्या है? मेलेनाइजेशन का क्या मतलब है? मेलेनाइजेशन जो वर्ड है ये आया है मेलेनिन से, ठीक है। ये पिगमेंट होता है जो आपके हम कह सकते हैं स्किन में अवेलेबल होता है, और स्किन कलरिंग से जो है ये रिलेटेड होता है। तो इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन एक फिनोमेना है, और ये रिलेट किया जाता है किससे? मॉथ से। मॉथ क्या होता है? बटरफ्लाई जैसी आपने देखा होगा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दिखते हैं मॉथ, ठीक। तो हुआ क्या कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये देखा गया कि जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो पीरियड था जब क्या हुआ? हैवी इंडस्ट्रीज का इंट्रोडक्शन हुआ, हैवी इंडस्ट्रीज का, ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें हैवी मशीनरी यूज की जाती थी, ठीक है, हैवी मशीनरी यूज की जाती थी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन वो पीरियड है जब ब्रिटिशर्स ने कॉटन मिल वगैरह और बहुत सारे ट्रेन्स वगैरह बनाना शुरू किया था, तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही थी, ठीक है, इंग्लैंड वगैरह में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही थी। और उस टाइम पे कॉटन मिल वगैरह हो गए, और आपके स्टील प्लांट्स हो गए, और जो भी मेटल वर्किंग की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो बन रही थी। उससे क्या होता था कि पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया था, पोल्यूशन इंक्रीज हो गया था, ठीक है। अच्छा, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में क्या था? प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो पीरियड था, वहां पे क्या था? पोल्यूशन कम था, और पोल्यूशन कम होने की वजह से क्या था कि व्हाइट विंग्ड मॉथ, ठीक, व्हाइट विंग्ड मॉथ, व्हाइट विंग्ड मॉथ मतलब वो मॉथ जो व्हाइट, जिनके व्हाइट कलर के विंग्स थे, वो ज्यादा अवेलेबल थे, देखने को मिलते थे, ठीक है। दे वर सीन ऑन ट्रीज, ठीक, वो ज्यादा देखने को मिलते थे ट्रीज पे, ठीक। क्यों? क्योंकि ट्रीज की जो बार्क थी वो क्या थी? व्हाइट कलर की थी। ट्रीज की जो बार्क थी वो क्या थी? ठीक है, व्हाइट कलर की थी। तो ट्रीज की बार्क जो है व्हाइट कलर की थी, और व्हाइट कलर के ही मॉथ थे। तो ये मॉथ जब इन पे आ जाते थे तो फिर कैमोफ्लेज हो जाता था, ठीक है, कैमोफ्लेज होता था। और कैमोफ्लेज क्या होता है, कोई बता सकता है? कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज क्या होता है, कोई बता सकता है? Changing color in order to prevent. क्या बताया, कौन सा कलर? The changing of skin color. गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो फिनोमेना की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चेंजिंग ऑफ कलर नहीं होगा, ठीक है, ब्लेंडिंग विद द एनवायरमेंट बेसिकली, ठीक है, ब्लेंडिंग विद द एनवायरमेंट जो आप बता रही हैं, ठीक है, जो आप बता रही हैं वो आप एक स्पेसिफिक केस बता रही हैं, किसका? कैमेलियन का, ठीक है, वो कलर चेंज कर लेता है। सो कैमोफ्लेज का क्या मतलब होता है कि आप एनवायरमेंट के साथ ब्लेंड कर जाएं, इस तरीके से ब्लेंड कर जाएं कि आपको कोई पहचान ना पाए, ठीक। तो क्या था कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में ट्रीज के जो बार्क थे वो व्हाइट कलर के थे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता था? व्हाइट मॉथ आते थे, और व्हाइट मॉथ जब आएगा तो व्हाइट कलर का ट्री है तो पता ही नहीं चलेगा मॉथ बैठा है, तो जो प्रेडेटर है इनका वो इनको देख ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो ये बच जाएंगे, तो इनका अच्छे से कैमोफ्लेज होता था, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है, पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो गया, और पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ? पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ? पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ? लाइकेन का फॉर्मेशन कम हो गया, लाइकेन का फॉर्मेशन कम हो गया। लाइकेन क्या है, कोई बता सकता है? हमने पढ़ा था इसको लाइफ प्रोसेसेस में, लाइकेन के बारे में पढ़ा था। लाइकेन क्या है बताया भाई, लाइकेन क्या होता है? Mutual relationship between fungi and algae. गुड, वेरी गुड, ठीक। तो लाइकेन जो है, लाइकेन की खास बात क्या है, ये क्या होता है? सल्फर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। लाइकेन क्या होता है? सल्फर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। कैसे? कैसे? लाइकेन जो है बेसिकली उन एरियाज में ग्रो नहीं करता जहां पे सल्फर का पोल्यूशन होता है,
ठीक है। तो जहां पे सल्फर का पोल्यूशन होता है लाइकेन वहां पे ग्रो नहीं करता। तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लाइकेन ग्रो करता था ट्रीज पे, ठीक है। तो लाइकेन व्हाइट कलर का है तो ट्री की बार्क भी व्हाइट कलर की हो जाती थी, तो वहां पे व्हाइट मौत आती थी, तो पता नहीं चलता था। बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहां पे पोल्यूशन इंक्रीज हुआ, पोल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से लाइकेन का डेवलपमेंट कम हो गया। अब लाइकेन नहीं है तो ट्री की बार्क कैसी हो गई, ट्री की बार्क कैसी हो गई, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन, या हम कह सकते हैं डार्क कलर हो गई, डार्क कलर की हो गई ट्री बार्क। तो अब क्या हुआ, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में क्या हुआ, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से कि जो डार्क कलर की मौत है, ठीक है, डार्क विंग्ड वंस, ठीक है, जो डार्क कलर की मौत है वो ज्यादा जो है दिखने लगी कहां पे, ट्री बार्क पे। तो ये एक क्या था, एग्जाम्पल था इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन, ठीक है, किसका, किसका, नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का। क्लियर है, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशनल, ठीक है, म्यूटेशनल एवोल्यूशन, म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक। ये थ्योरी किसने दी थी, ह्यूगो डी व्रीज ने, ठीक है, ये थ्योरी किसने दी है, ह्यूगो डी व्रीज ने। और इन्होंने क्या कहा था कि जो मेजर कॉज है एवोल्यूशन का वो क्या है, म्यूटेशन, म्यूटेशन, ठीक है। इन्होंने एक और चीज क्या बताई कि म्यूटेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडम होते हैं। म्यूटेशंस कैसे होते हैं, म्यूटेशंस आर लार्ज, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। क्या मतलब है इसका, कि म्यूटेशन जब होगा तो उसका इफेक्ट लार्ज होता है, और म्यूटेशन रैंडम होता है, कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी डीएनए सीक्वेंस पे हो सकता है, और डायरेक्शनलेस होता है, ठीक है। मतलब डायरेक्शनलेस मतलब कोई स्पेसिफिक पाथवे नहीं है म्यूटेशन होने का, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी मोमेंट पे म्यूटेशन हो सकता है, ठीक। और म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। तो म्यूटेशन की वजह से जो एवोल्यूशन हो रहा है तो एवोल्यूशन भी कैसा होगा, लार्ज, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ठीक है। तो ये एक थ्योरी थी किसकी, ह्यूगो डी व्रीज की। तो ये थ्योरीज हो गई आपकी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अभी देखिए, अभी हमने एक बात क्या पढ़ी, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में हमने क्या पढ़ा, नेचुरल सिलेक्शन में हमने क्या पढ़ा, अलग अलग हमने थ्योरीज पढ़ी, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पढ़ा, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पढ़ा, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पढ़ा, ठीक, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पढ़ा, ठीक। तो अलग अलग हमने थ्योरीज पढ़ी हैं इसमें नेचुरल सिलेक्शन में। इसमें हमको क्या समझ में आया कि नेचर जो है जब इन्वायरमेंट चेंज करता है, नेचर जो है जब इन्वायरमेंट चेंज करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। क्यों, क्यों, क्योंकि चेंजेस डेवलप होते हैं बॉडी में, हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हुए उसके ही कॉन्ट्रास्ट में हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। वेरिएशन डेवलप होते हैं, वो अडेप्टिव वेरिएशन होते हैं, फिर हम सर्वाइव करते हैं, और जो फिटेस्ट है फिर वो सर्वाइव करता रहता है फर्दर ऑन। तो ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। एक चीज होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या चीज है, कि आप आर्टिफिशियली कुछ ऑर्गेनिजम्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, ठीक है, मैन मेड सिलेक्शन, कि आपने कुछ चीजों को अपने यूज के लिए, ठीक है, अपने यूज के लिए उनको चेंज कर दिया। जैसे अगर हम देखें तो एक चीज है वाइल्ड कैबेज, ठीक, वाइल्ड कैबेज। तो वाइल्ड कैबेज एक हम कह सकते हैं कोर जो है हम कह सकते हैं प्लांट है, और उसी को अलग अलग जो है वेराइटीज में डेवलप किया गया है। क्या है, कोयराबी हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकोली हो गया, कैबेज हो गया, रेड कैबेज हो गया, ठीक है, केल हो गया। तो ये अलग अलग वेराइटीज हैं किसके, वाइल्ड कैबेज के। तो इसको फार्मर्स ने अपने सूटेबल रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग जो है वेराइटीज में क्या किया है, इसको हाइब्रिडाइजेशन करके इसको डेवलप किया है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो मैन मेड है, ठीक। ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है आपका मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, ठीक है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी।
तो फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी एक बेसिकली ब्रांच है, ठीक है, किसकी? बायो की एक ब्रांच है, ठीक है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो क्या है? दैट स्टडीज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स निकालने का जो काम है दैट इज नोन एज फाइलोजेनी, ठीक है। आपके पास अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे आपके पास कैट है और आपके पास टाइगर है। आपने कहा स्टडी करके ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्यों? क्योंकि दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक। तो ये एक क्या हो गया? फाइलोजेनी हो गया, क्योंकि आपने इनका एवोल्यूशन स्टडी किया, ठीक। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालने का जो काम है दैट इज नोन एज फाइलोजेनी। सो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी इज द ब्रांच ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी की एक ब्रांच है क्या? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, ठीक। आप मॉलिक्यूल्स की स्टडी करें, मॉलिक्यूल्स के डेवलपमेंट का स्टडी करें, ठीक। Their genetic material can be used to reconstruct evolutionary relationships. कैसे भाई? मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूल्स में क्या है, ठीक है, जो उनका डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो क्या देगा? हमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, जेनेटिक कोड की या कॉन्स्टिट्यूशन की इंफॉर्मेशन देगा। उसी इंफॉर्मेशन से अलग अलग हम डीएनए के सीक्वेंसेस को अगर निकालें, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए सीक्वेंसेस को अगर हम निकालें और उनको स्टडी करें, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए सीक्वेंसेस को अगर हम स्टडी करें, तो उनके बीच में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनके बीच में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन कितना जो है सिमिलर है और कौन कितना डिसिमिलर है, ठीक है। यही क्या है? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटेरियल इज यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो अभी आपको बात बताई, ठीक है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो बनाई जाती है किससे? जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करके, ठीक है। वन एग्जांपल इज टू कंपेयर होमोलोगस जेनेटिक सीक्वेंसेस यूजिंग अ सीक्वेंस अलाइनमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो यूज होती हैं इसमें। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अगर हम बात करें, इट इज द डेटा दैट इज यूज्ड बाय मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी टू रिकंस्ट्रक्ट अ रिलेशनशिप ट्री। रिलेशनशिप ट्री क्या होता है भाई? जैसे मैंने अभी आपको बात बताई, फैमिली, ठीक, कैट और टाइगर सेम फैमिली के, तो एक रिलेशनशिप ट्री बनाई जाती है कि फैमिली है, फिर उसका जीनस है, स्पीशीज है, सो ऑन सेम जो है हम कह सकते हैं सीक्वेंसेस से ये सब डेवलप हुए हैं। तो यही क्या होता है? रिलेशनशिप ट्री होता है। लास्ट, इट डिपिक्ट्स द एंटायर एवोल्यूशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो एवोल्यूशंस हैं उन सबको ड्राफ्ट करने में काम आता है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या था? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक। ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के सबसे क्लोज रिलेटिव कौन है भाई? एप्स, एप्स, ठीक, सारी एप्स। तो हम ये मानते हैं कि ह्यूमंस जो है वो एप्स से डेवलप हुए, ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व हुए थ्रू एप्स। तो एप्स और ह्यूमंस में क्या क्या सिमिलैरिटीज है? अगर हम बात करें डीएनए सीक्वेंसिंग की, डीएनए सीक्वेंसिंग की, तो चिंपैंजीज में और ह्यूमंस में जो डीएनए सीक्वेंसेस है वो 99% सिमिलर है भाई। चिंपैंजी और ह्यूमन का जो डीएनए है वो 99% सिमिलर होता है, ठीक। दोनों में टेल एब्सेंट है, टेल इज एब्सेंट इन बोथ। ग्रास्पिंग हैंड प्रेजेंट होता है, ग्रास्पिंग हैंड इज प्रेजेंट इन बोथ। बोथ क्या? ह्यूमन और एप, कोई भी हो, गॉरिला हो, चिंपैंजी हो, ओरेंगुटैन हो, कुछ भी हो, ठीक। द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमंस इज 46 और चिंपैंजी में कितना होता है? 48। स्कल की अगर हम बात करें, स्कल ऑफ ह्यूमन एंड बेबी चिंपैंजी इज सिमिलर। तो बेबी चिंपैंजी का स्कल हो और या ह्यूमन का स्कल हो तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों में। फेशियल मसल्स की अगर हम बात करें तो फेशियल मसल्स प्रेजेंट होती हैं भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। फेशियल मसल्स प्रेजेंट होने से क्या होगा? अगर आपके फेस में मसल्स हैं तो उससे प्रेजेंट होने से क्या होगा? आपके जो फेसेस के, आपके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जब आप खुश होते हैं, जब गुस्सा होते हैं, ठीक है, जब रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो अलग अलग जो एक्सप्रेशंस है, ठीक है, तो वो सब जो है किसकी वजह से एक्सप्रेस हो पाते हैं? फेशियल मसल्स की वजह से। तो अगर फेशियल मसल्स अवेलेबल हैं so expression of pleasure, happiness, etc. are visible. ये बात हो गई सिमिलैरिटी की। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, ठीक। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो एप्स की अगर हम बात करें तो एप्स क्या होते हैं? सेमी इरेक्ट। एप्स का जो पोस्चर होता है वो कैसा होता है? सेमी इरेक्ट।
और ह्यूमंस का पोस्चर कैसा होता है, इरेक्ट पोस्चर, ठीक है। एप्स की अगर हम बात करें तो एप्स आर लेस इंटेलिजेंट, ह्यूमंस आर मोर इंटेलिजेंट, ठीक। एप की अगर हम बात करें तो एप की बॉडी पे क्या होते हैं, थिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, और ह्यूमन बॉडी पे स्पार्स हेयर होते हैं, मतलब जगह जगह पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। एप की चिन जो है वो एब्सेंट होती है, ह्यूमंस में चिन अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं एप मैन, ठीक। तो ये क्या था, एप मैन क्या है, हम कह सकते हैं एंसेस्टर ऑफ मैन, एप मैन, ठीक। तो इट एग्जिस्टेड 15 मिलियन ईयर्स अगो। तो 15 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता था, एप मैन होता था। और इसमें दो बहुत कॉमन है, दैट इज ड्रायोपेथिकस एंड ड्रामापेथिकस। ये दो एप मैन है जो कि बहुत ज्यादा जो है कॉमन है, ड्रायोपेथिकस एंड ड्रामापेथिकस, ठीक है। तो देयर बॉडीज वर कवर्ड विथ थिक हेयर, दे वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज, ठीक। ड्रायोपेथिकस की अगर हम बात करें तो ये कॉमन एंसेस्टर है किसका, कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स, दोनों का ये क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। और रामापेथिकस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डायरेक्ट एंसेस्टर है, किसका, मैन का, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, ठीक। नेक्स्ट देखें भाई, प्री हिस्टोरिक मैन। अब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक मैन की। तो प्री हिस्टोरिक मैन क्या है, एक तो हो गया एप मैन जो हमने बात कर ली, एप मैन क्या था, जो एप की तरीके का था काफी कुछ। अब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक मैन, जब मैन डेवलप हुआ और अलग अलग तरीके के मैन हुए, ठीक है, उनमें एवोल्यूशन हुए और अलग अलग तरीके के मैन में एवोल्यूशन हुए। लेकिन प्री हिस्टोरिक का मतलब समझ लें, ये सारे वो हैं जो एक्सटेंट है, अभी अवेलेबल नहीं है, ये सब एक्सटेंट हो चुके हैं, एवोल्यूशन हो चुके हैं, इन सब में एवोल्यूशन हो चुके हैं, ठीक है। सो अ नंबर, ठीक है, अ नंबर ऑफ अदर स्पीशीज ऑफ होमो, होमो क्या है, ह्यूमंस, appeared and became extinct from time to time. These extinct species are called prehistoric species of man या prehistoric man, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी अवेलेबल नहीं है, सब एक्सटिंक्ट हो गए। इन सब में क्या है, बेसिकली एवोल्यूशन हो गया। तो पहला जो मैन था दैट वाज होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, ठीक। दिस वाज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, फर्स्ट मैन टू मेक टूल्स एंड इज कॉल्ड टूल मैन और हैंडीमैन, ठीक। तो जो पहला क्राफ्ट बना, पहला टूल बना, आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री की बुक्स में देखेंगे टूल्स, अर्ली मैन जो टूल्स यूज करते थे, ठीक। तो उस टाइम का जो मैन था दैट वाज नोन एज होमो हैबिलस। नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, दिस वाज द फर्स्ट मैन टू यूज फायर, ठीक। तो होमो हैबिलस था, उसके बाद और एवोल्यूशन हुआ, होमो इरेक्टस बना, और होमो इरेक्टस पहला मैन था हु यूज्ड फायर। उसके बाद आ जाता है जावा मैन, ठीक। जावा मैन इज कॉल्ड होमो इरेक्टस इरेक्टस, ठीक। तो ये जावा मैन बेसिकली क्या है, इसके फॉसिल्स फाइंड हुए हैं कहां पे, जावा में। जावा बेसिकली क्या है, एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है, ठीक, अफ्रीका में, ठीक। तो जावा अफ्रीका में जो है वहां पे इसके फॉसिल्स फाइंड हुए, सो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जावा मैन। नेक्स्ट आ जाता है होमोसेपियन, होमोसेपियन, ठीक। तो होमोसेपियन में पहले आ जाता है होमोसेपियन निएंडरथलिस, ठीक है, होमोसेपियन निएंडरथलिस, निएंडरथल मैन भी इसको कहते हैं, ठीक, निएंडरथल मैन भी इसको कहा जाता है। सो इट वाज प्रेजेंट 1,40,000 ईयर्स अगो, ठीक है, मतलब काफी अर्ली है, ठीक है, मतलब आज के टाइम से हम देखें तो काफी पास की बात हो रही है, ठीक है, मिलियन ईयर्स अगो की बात नहीं हो रही। तो 1,40,000 ईयर्स अगो क्या था, होमोसेपियन निएंडरथल था, निएंडरथल मैन। तो इसके फॉसिल फाइंड हुए कहां पे, निएंडरथल वैली है एक जर्मनी में, वहां पे से इसके फॉसिल्स डिस्कवर किए गए। उसके बाद आ जाता है होमोसेपियन सेपियन, ये क्या है, मॉडर्न मैन, होमोसेपियन सेपियन, ठीक है। ये एग्जिस्ट करता था 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है। ये भी अब अवेलेबल नहीं है, अब इसका भी एक और वेराइटी आ गई है, ठीक है, जो कि हम लोग हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये थे और एक्सटेंट हो गए, बेसिकली क्या है, इन सब में एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाज फर्स्ट स्टार्टेड, एग्रीकल्चर वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय होमोसेपियन सेपियन 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है। और इनमें क्या था, लैंग्वेज, इनमें क्या था, लैंग्वेज और स्पीच, इट वाज वेल डेवलप्ड। और एक और चीज क्या थी, वेल डेवलप्ड फेस एंड चिन, ठीक। तो ये सब चीजें थी जो काफी इनमें क्या थी, प्रोमिनेंट थी, ठीक। यहां पे आपका चैप्टर एंड हो गया, एवोल्यूशन हमने कर लिया, हेरिडिटी कर लिया। अब ठीक है,
तो हमने एवोल्यूशन कर लिया है, हेरिडिटी कर लिया है। कोई डाउट हो इसमें किसी को तो बताएं, कोई डाउट हो किसी को तो बताएं इसमें। अभी तक जो पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं।